हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर दूसरा है, सोशोलॉजी का सेट है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे कमेंट और लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या दिया गया देखिए। देखिए क्वेश्चन 1 है, समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा दोस्तों? जॉनसन ने कहा। क्या बोला गया, फिर से पढ़िए। समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, यह किसने कहा था? जॉनसन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि समाज शास्त्र की प्रकृति है। समाज शास्त्र की प्रकृति कैसे है दोस्तों? तो ये आदर्शात्मक है और प्रत्यक्षवादी व वैज्ञानिक है। कैसा है? आदर्शात्मक व प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले कौन थे? तो बियर स्ट्रीट थे दोस्तों। फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत वीवीआई है। बोला गया है समाज शास्त्र एक लंबा अतीत है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, ऐसा किसने कहा? तो बियर स्ट्रीट ने कहा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्वायरमेंट शब्द डैश से लिया गया, किससे लिया गया दोस्तों? इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द किसका है दोस्तों? फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पर्यावरण समाज शास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखती है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। समाज शास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अभी अग्रभाग में रखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया का भाग है। किसको अग्रभाग में रखता है? सामाजिक अंतःक्रिया का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक किंग्सले डेविस है। कौन है? किंग्सले डेविस दोस्तों। ह्यूमन सोसाइटी के पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस दोस्तों। चलिए हम लोग समाज शास्त्र का पहले नाम रखा था दोस्तों। समाज शास्त्र का पहले नाम रखा गया था, पहले नाम था सामाजिक भौतिकी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। क्या नाम रखा गया था? 19वीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक अगस्त कोंत ने 1838 में समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था दोस्तों। से बाद में बदलकर समाजशास्त्र किया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य है, मनुष्य एक क्या है? तो मनुष्य एक दोस्तों सामाजिक प्राणी है। क्या दोस्तों? सामाजिक प्राणी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। समाज शास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो अगस्त कॉम्टे का जन्म जो हुआ साथियों, ये हुआ 1798 दोस्तों। फिर इसका पूछ लिया जाए मृत्यु कब हुआ? मृत्यु दोस्तों इनका हुआ 1897 में। कब हुआ दोस्तों? जिस समय झांसी रानी की क्रांति, मतलब जिस समय झांसी क्रांति चल रहा था उस समय इसका मृत्यु हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाज शास्त्र कितने भाषाओं से मिलकर बना है दोस्तों? समाज शास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बना है दोस्तों। कौन कौन सा भाषा है? देखिए समाज शास्त्र जो 2 भाषाओं से मिलकर बना है, पहला है दोस्तों सोसस। सोसस लैटिन भाषा सोसस है, और फिर ग्रीक भाषा लेगोस। 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इस प्रकार सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ है समाज का विज्ञान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। नगर और ग्राम में सामाजिक नियंत्रण में अंतर है क्योंकि नगर में प्राथमिक समूहों का सामाजिक नियंत्रण प्रभावपूर्ण नहीं होता है। देखिए नगर और ग्राम में सामाजिक नियंत्रण में अंतर है क्योंकि नगर में प्राथमिक समूहों का सामाजिक नियंत्रण प्रभावपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में भारतीय समाज के वे कौन से आधार हैं जिन पर क्षेत्रीय सीमांकन किया जाता है? तो क्षेत्रीय सीमांकन जो किया जाता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक तथा आपका ए और 2 सही है दोस्तों। मतलब सांस्कृतिक तथा भाषाई कारक और ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक कारक दोस्तों आपका दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों। 13 में देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रयोग किए गए लोक नगरीय सातत्य के विश्लेषण में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विश्वासों और तथा मूल्यों और व्यवस्था को सही परिभाषित करता है दोस्तों? ये करता है लोक परंपरा दोस्तों। किसको करता है? लोक परंपरा को। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को दोस्तों। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रयोग किए गए लोक नगरीय सातत्य के विश्लेषण में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विश्वासों तथा मूल्य व्यवस्था को सही परिभाषित करता है? तो लोक परंपरा दोस्तों। कौन करता है? लघु परंपरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, कौन सी विज्ञप्ति सही है दोस्तों? देखिए, आपका सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है दोस्तों, आपका ये सही है। और फिर सामाजिक संरचना अंतः व्यक्तित्व संबंधी का जाल है, आपका 1 और 2 सही है दोस्तों, 3 और 4 गलत है आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्तों। 15 में बोला गया, ग्रामीण समाज नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में किन मापदंडों का प्रयोग किया था दोस्तों? ये किए थे अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषम रूपता और गतिशीलता। आपका सी सही है दोस्तों, व्यवसाय और जनसंख्या का आकार नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोर्टलेच पोर्टलेच एक जनजाति समारोह है जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है। पोर्टलेज जो है दोस्तों एक जनजाति समारोह है जिसमें संपत्ति को नष्ट किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, कौन सा कार्य एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? कौन सा कार्य एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? तो दोस्तों समान क्षेत्र में जीवन निर्वाह दोस्तों, समान क्षेत्र में जीवन निर्वाह जो है अंतर व्यक्त करता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ये करता है युवा संगठन। किसे करता है? युवा संगठन को प्रतिनिधित्व करता है घोटुल दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में वे कौन से हैं जो कृषक समाज के सामाजिक जीवन को संचालित करते हैं दोस्तों? ये हो जाएंगे आपका नातेदारी ना कि औपचारिक संगठन, और प्राथमिक समूह ना कि स्वैच्छिक संगठन। आपका 2 और 4 दोनों है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। 20 में बोला गया, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अधिगम का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? ये आपका श्रमिकों का मनोबल दोस्तों। क्या है? श्रमिकों का मनोबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 21 में देखिए, 21 है दोस्तों। 21 में बोला गया कि कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता जाता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है कि इस रूप में, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस रूप में दोस्तों सार्वभौमिकरण हो जाएगा। क्या होगा? सार्वभौमिकरण के रूप में किया जाता है। देखिए, सार्वभौमिकरण की संकल्पना मैकिम मेरियट ने प्रतिपादित की। इस प्रक्रिया में किसी लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर संचरण करते हैं, इसका प्रसार विस्तृत क्षेत्रों में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है दोस्तों। 22 में बोला गया, संबंध घटित होने की तब सबसे अधिक संभावना है जब एक व्यक्ति भूमि रहित मजदूर बन जाते हैं दोस्तों। देखिए, संबंध घटित होने की तब सबसे अधिक संभावना है जब एक व्यक्ति भूमि रहित मजदूर बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। सार्वभौमिक ग्राम के विचार में अंतर नहीं था दोस्तों, तो ये हो जाएगा संचार व्यवस्था लोगों को एक सूत्र में बांधती है। संचार व्यवस्था जो है दोस्तों लोगों को एक सूत्र में बांधती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। तकनीकी संरचना की विशेषता क्या है? तकनीकी संरचना की विशेषता दोस्तों है आपका उद्योगोत्तर समाज। तकनीकी संरचना की विशेषता क्या है? उद्योगोत्तर समाज दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार
वे अध्ययन हैं जो किए गए हैं तो दोस्तों मैक्सिको में। लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन हैं जो किए गए मैक्सिको में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए 26 देखिए, निम्नलिखित में किसने विचार प्रस्तुत किया कि सत्ता में विभेदीकरण समाज में विभाजन का आधार है। सत्ता में विभेदीकरण समाज में विभाजन का आधार है। ये साथियों हो जाएगा डेरेनडार्फ दोस्तों। कौन किए थे? डेरेनडार्फ ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित है आपका साथियों उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता से संबंधित है दोस्तों छठी अनुसूची। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 देखिए, जब किसी समाज में आदर्शात्मक व्यवस्था और अस्तित्ववादी व्यवस्था के बीच संगति हो तो इसे जाना जाता है दोस्तों, इसे एक कालिक व्यवस्था के रूप में जाता है। कैसे जाना जाता है? इसे एक कालिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया दोस्तों। तो ये तत्वों और संरचनाओं तथा प्रकारियों में किया था। तत्वों, संरचनाओं तथा प्रकारियों में रॉल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रह दोस्तों। देखिए सांस्कृतिक मदों की दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक संस्कृति को अपने ही निबंध के अंतर्गत समझना व विचार करना चाहिए, ना कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में। इस नियम को कहते हैं दोस्तों, इस नियम को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में पुरागत समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों? ये कौन सी है? तो दोस्तों चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यांत्रिकीय संगति और आपका नातेदारी व्यवस्था दोस्तों। कौन सा है? पुरागत समाजों की विशेषताएं यांत्रिक संगति और नातेदारी प्रधानता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं दोस्तों। जब किसी समाज में कई प्रजाति समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं तो उस समाज को इस रूप में सर्वाधिक जाना जाता है दोस्तों। सर्वाधिक जाना जाता है बहुसामुदायिक समाज के रूप में। कैसे जाना जाता है? बहुसामुदायिक समाज के रूप में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हिंसात्मक क्रिया के लिए जब व्यक्तियों की सामूहिकता को भावात्मक रूप से जागृत किया जाता है और उसे सहभागी बनाया जाता है अथवा सहभागी होने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं एक गिरोह। क्या कहेंगे? उसे एक गिरोह कहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जब एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे समूह की सांस्कृतिक वृत्ति को प्रयोग करने में वर्जन करता है तो उस व्यवहार को कहा जाता है दोस्तों, उस व्यवहार को अंतर समूह व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर समूह व्यवहार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से पारिस्थितिकी एकरूपता की कौन सी एक आधारभूत विशेषता है दोस्तों? तो ये है व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्याशाओं के सदृश दोस्तों। व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्याशाओं में सदृश दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार भूमिका संघर्ष होता है जब दो भूमिकाओं प्रत्याशाएं असंगत हो दोस्तों। दो भूमिकाएं प्रत्याशा असंगत हो दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है दोस्तों? समुदाय का जो उदाहरण है एक संप्रदाय है दोस्तों, समुदाय का उदाहरण नहीं है। चलिए हम लोग 39 देखते हैं। एक समूह में व्यक्तियों की परिस्थितियों तथा भूमिकाओं के संदर्भ में उनके परस्पर संबंधित अधिकारों तथा दायित्वों के संगठित प्रतिमानों का चित्रण दर्शाता है। उनकी सामाजिक संरचना पर दोस्तों। क्या दर्शाता है? उनकी सामाजिक संरचना पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक संगठन के रूप में संगठन के कौन कौन से उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे कारावास, विश्वविद्यालय और क्लब दोस्तों। परिवार नहीं होगा आपका।
1 2 4 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी पार्सन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा उद्देश्य उन्मुखता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। उद्देश्य उन्मुखता और परिस्थितिकी। चलिए आपका हो जाएगा उद्देश्य उन्मुखता और परिस्थितिकी अनुरूपता दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 देखिए, मेलोनोस्की के अनुसार प्रत्येक संस्कृति मध्य प्रकार्यात्मक है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिए, दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों? तो ये विशेषताएं होते हैं सामान्यीकृत नियम दोस्तों, और फिर समूह के सदस्यों के लिए प्रबल प्रतिबद्धता, और आपका उद्देश्य निर्धारण के लिए मानक दोस्तों। आपका 3 नहीं होगा, 1 2 4 सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1 2 4 नहीं, गलत है। सामान्य नियम हो जाएगा, फिर व्यवहारों को निर्धारित परिसर और उद्देश्य के निर्धारण के लिए मानक दोस्तों। सदस्य समूहों के सदस्यों के प्रबल प्रतिबद्धता, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 44 देखिए, एक प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में नए सामाजिक मानक तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं, दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में कौन सी बात विश्वास व्यवस्था में संबंधित नहीं है दोस्तों? ये है सामाजिक संरचना दोस्तों। कौन सी बात विश्वास व्यवस्था में संबंधित नहीं है? तो सामाजिक संरचना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ बनाए रखने के लिए समाजशास्त्रियों के लिए दुर्खिम ने निम्नलिखित में कौन सा सुझाव दिया था दोस्तों? सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में समझना। तो सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में समझना। देखिए, एक तीव्र परिवर्तनशील समाज में सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है तथा विचलन व्यवहार में वृद्धि होती है। इस स्थिति को सर्वोत्तम से कहा जा सकता है दोस्तों। इस स्थिति को सर्वोत्तम से कहा जाता है अप्रतिमानता स्थिति दोस्तों। क्या कहा जाता है? अप्रतिमानता स्थिति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक अप्रवासी समूह अपनी पूर्व की संस्कृति पहचान छोड़ देता है तथा मेजबान समूह को अपनाता है तो उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग पर संस्कृति ग्रहण। क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण दोस्तों, दूसरे को संस्कृति ग्रहण करना। 49 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक एकीकरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों? एकीकरण का जो उदाहरण नहीं है वो साथियों हो जाएगा विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए विभिन्न विधानों का अधिनियम दोस्तों। आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेलकोट पार्सन्स के अनुसार जहां प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता और जहां समझने के बाद पूरा नहीं किया जाता, यह परिणाम होता है दोस्तों। यह परिणाम प्रतिमानता होता है। क्या होता है? टेलकोट पार्सन्स के अनुसार जहां प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता और जहां समझने के बाद पूरा नहीं किया जाता, वहां परिणाम होता है प्रतिमानता का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। ये उत्पन्न किया जाता है साथियों सामाजिकरण से उत्पन्न किया जाता है। किससे किया जाता है? सामाजिकरण से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रव्रजकों का नई संस्कृति में पूर्णतः समाज आने को कहते हैं सात्विकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सात्विकरण कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 देखिए, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना दोस्तों? तो मूल स्रोत रेडक्लिफ ब्राउन ने माना। नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना? रेडक्लिफ ब्राउन ने माना दोस्तों। कौन माना? रेडक्लिफ ब्राउन दोस्तों। चलिए 54 देखते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि वर्ग स्तर है, इकाई नहीं, वरन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन, संक्रमण और भिन्नता काफी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों ये ब्रेवर-मैन का कथन है। किनका है? ब्रेवर-मैन का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो साथियों आर.के. मटन के द्वारा दोस्तों पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग आर.के. मटन के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों।
56 में दिया गया है, एक संस्था का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन किया जा सकता है। एक संकुल है, एक संस्था का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन किया जा सकता है। एक संकुल है दोस्तों, तो पद्धतियों का संकुल, किसका? पद्धतियों का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यह विचार किसका है कि बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया है। ये दोस्तों पार्सन्स का कथन है। किनका है? पार्सन्स का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है। व्यक्ति के जीवन में अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विचारक इंगित करें। ये दोस्तों वेबर का, किनका? वेबर का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द सोशियोलॉजी पहली बार किसने गढ़ा था दोस्तों? ये गढ़े थे अगस्ट हार्बर्ट स्पेंसर गढ़े थे। कौन दोस्तों? नहीं, जोसेफ जीएस गढ़े थे दोस्तों, सॉरी। शब्द सोशियोलॉजी पहली बार किसने गढ़ा था? तो जोसेफ सीएस दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि वर्ग व्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिसमें व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ये दोस्तों वेबर गढ़े थे। कौन गढ़े थे? वेबर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति का प्रास्ताविक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? ये प्रतिपादित स्पेंसर ने किए थे। कौन दोस्तों? स्पेंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया दोस्तों? परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो साथियों गोयडे ने किया था। कौन किया था? गोयडे दोस्तों, गोयडे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन नहीं है? तो दोस्तों ये तलाक, सौदेबाजी सामुदायिक विघटन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो तलाक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 देखिए, अनुकूलन और विचलन एक ही निरंतर के दो बिंदु हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये दुर्खिम का नहीं है, नहीं तो पार्सन्स का है दोस्तों। ये किसका है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका है मर्टन का क्वेश्चन है। तो किसका है दोस्तों? मर्टन का। मर्टन के अनुसार अनुकूलन और विचलन प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इस प्रकार अनुकूलन और विचलन प्रत्येक समाज की निरंतरता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों? ये समाज के संस्थागत प्रतिमान जिसमें आर्थिक क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। आपका डी सही है। चलिए हम लोग 66 देखते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन आधारित है। प्रत्येक सामाजिक संगठन आधारित है साथियों, ये सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। किस पे दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया पर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 67 देखिए, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं दोस्तों एक समूह के रूप में। फिर से देखिए, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं एक समूह के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। 68 में भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया साथियों? तो ये एच डी ग्रीक ने किया। कौन किया दोस्तों? एच डी ग्रीक ने दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको जनता पर बल प्रयोग करने का आवाद अधिकार प्राप्त है जिससे वह अपनी इच्छा को मनवा सके दोस्तों? ये आपका है राज्य का दोस्तों। फिर से पढ़िए इसको। निम्न में से किसको जनता पर बल प्रयोग करने का आवाद अधिकार है प्राप्त है जिसमें वह अपनी इच्छा को मनवा सकता है? राज्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित स्त्रीकरण व्यवस्थाओं में कौन एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है वर्ग व्यवस्था पर। किस पे दोस्तों? फिर से पढ़िए, ये किस पे आधारित है? वर्ग व्यवस्था पर। फिर से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित स्त्रीकरण व्यवस्थाओं में कौन एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय एवं संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है? यह वर्ग व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 समाज शास्त्रियों में किसने समूहों को अंतर समूह एवं बाह्य समूह में वर्गीकृत किया दोस्तों? ये क्या था? समनर दोस्तों। कौन किए थे? समनर ने दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है दोस्तों? किसने कहा प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है? तो दोस्तों एर्नाल्डो ग्रीन ने कहा था। कौन दोस्तों? एर्नाल्डो ग्रीन ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह किसकी मान्यता है कि समाजीकरण दो प्रमुख विधियों
तदात्मीकरण एवं दमन का माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये आपका फ्रॉयड का था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन एक आदिम धर्म का लक्षण नहीं है? आदिम धर्म का जो लक्षण नहीं है दोस्तों, ये आपका मंदिर नहीं है, टोटमवाद था, वर्जन था और आत्मा का प्रकाया प्रवेश, ये सब था दोस्तों, कि मंदिर आदिम धर्म का लक्षण नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनौपचारिक अनुशास्त्री में सम्मिलित है, अनौपचारिक अनुशास्त्री में सम्मिलित है दोस्तों। तो उपर्युक्त समय उपहास भी है, चिढ़ाना भी है, परिवार अथवा मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति दोस्तों, आपका तीनों है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने परिभाषित किया कि कोई भी समूह इस कारण बताता है, किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है जब कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एडवर्क स्वपरिवार दोस्तों, एडवर्क स्वपरिवार दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है दोस्तों। संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया? संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया दोस्तों? तो ये किया गॉफमैन दोस्तों। कौन किया? गॉफमैन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो ये साथियों ये किया गया था गिदोन रजो वर्ग द्वारा, गिदोन रजो वर्ग द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 79 देखिए, मूल प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी के मध्य किसने अंतर किया था दोस्तों? एक मूल प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी के मध्य किसने अंतर किया था? तो साथियों मैकाइवर ने किया था। कौन किया था? मैकाइवर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन यह कहता है कि सामाजिक संरचना का अनुभवात्मक यथार्थ से कोई सरोकार नहीं होता है? तो ये कहता है दोस्तों सी लेविट स्ट्रॉस दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि सामाजिक संरचना का अनुभवात्मक यथार्थ से कोई सरोकार नहीं होता? सी लेवी स्ट्रॉस ने कहा था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व दो विरोधी दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित होता है दोस्तों? ये सीमेल का है। यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व दो विरोधी दिशाओं में विरोधी तत्वों को सह अस्तित्व पर आधारित है? सीमेल का यह कथन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समाज दो प्रकार के वर्गीकरण लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये रेडफील्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? रेडफील्ड द्वारा। चलिए हम 83 देखते हैं। क्रिया हेतु एक विशिष्ट मार्गदर्शन जो किसी विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार एवं उचित व्यवहार को परिभाषित करता है कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है मानक दोस्तों। क्या कहलाता है? मानक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 देखिए, यह किसका मत है कि समाज शास्त्र का मुख्य कार्य समाज का व्यवस्था में मूल उन्मेष के प्रतिमानों के संस्थाकरण का परीक्षण करना है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका पार्सन्स का दोस्तों। किसका? पार्सन्स का। फिर से देखिए, यह किसका मत है कि समाज शास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक व्यवस्था में मूल उन्मेष के प्रतिमानों के संस्थाकरण का परीक्षण करना है? ये किनका कथन है? तो दोस्तों ये पार्सन्स का कथन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 देखिए, समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, यह किसका मूलभूत मान्यता है दोस्तों? यह प्रकारवाद का है। समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, यह किसका मूलभूत मान्यता है? प्रकारवाद का दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अविकल्प पद्धति के रूप में संस्कृति को किसने परिभाषित किया है दोस्तों? तो ये परिभाषित कलकहीन ने किया। कौन इस तरह किया दोस्तों? कलकहीन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तुलनात्मक अभाव बोध अवधारणा का प्रयोग मूलतः किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था स्टाउफर द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? स्टाउफर के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से किसने मैक्स वेबर की विविधवादिता से वैधता में अंतर स्थापित करने में असफल होने के कारण तीक्ष्णता से आलोचना की थी दोस्तों?
ये जे हेबरमास ने किया था। कौन किया था? जे हेबरमास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने समूहों को प्रति सामाजिक और असामाजिक में वर्गीकृत किया दोस्तों? तो जॉर्ज हेंसन दोस्तों। कौन किया था? जॉर्ज हेंसन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं दोस्तों। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है दोस्तों? सामाजिक संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो ये लिखा है L.A. कोजर दोस्तों। L.A. कोजर द्वारा लिखा गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ये जो सम्मिलित नहीं है, पारिवारिक नीति सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ये आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है दोस्तों? प्रतिस्पर्धा अव्यक्तित्व एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा क्या है? अव्यक्तित्व एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग पदों का प्रयोग किसने किया दोस्तों? स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग पदों का प्रयोग किसने किया है? तो साथियों कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विश्वास में कोई चीज अच्छी एवं अवांछनीय यह कहलाती है। एक विश्वास में कोई चीज अच्छी एवं वांछनीय कहलाती है साथियों। ये कहलाता है मूल्य दोस्तों। क्या कहलाता है? मूल्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक को चिन्हित किया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा निस्बेट दोस्तों। कौन कहते हैं? निस्बेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है दोस्तों? तो सामाजिक संरचना का जो तत्व नहीं है वो उप संस्कृति है दोस्तों। कौन सा नहीं है? तो उप संस्कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। निम्नलिखित प्रकारों के समाज में से किसमें श्रम विभाजन सर्वाधिक विस्तारित होता है दोस्तों? तो श्रम विभाजन उत्तर औद्योगिक में सबसे अधिक होता है। किसमें होता है दोस्तों? उत्तर औद्योगिक में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं कहलाते हैं दोस्तों? ये सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं होगा दोस्तों? परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं होगा? तो माता पिता सत्य नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यावसायिक उप संस्कृति निम्नलिखित में किसकी विशेषता होती है दोस्तों? व्यावसायिक उप संस्कृति निम्नलिखित में किसकी विशेषता होती है? तो साथियों औद्योगिक समाज की होती है। किसकी होती है? औद्योगिक समाज की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 101 दोस्तों, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य है? मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य है दोस्तों? ये समुदाय, राज्य के लिए समुदाय सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। एक सौ दो में है, कॉम्ट की एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में किसके आधार पर करना चाहता था दोस्तों? तो दोस्तों ये नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म दोस्तों। 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका गलत है साथियों, और 4 भी आपका गलत है। 1 और 3 सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। विचार इंगित कीजिए दोस्तों। ये इंगित होता है कूले के दोस्तों। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, कूले से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। समूह के मध्य सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूहों को 2 श्रेणियों उद्ग्रह समूह और क्षैतिज समूह में किसने विभाजित किया है साथियों? तो ये भी मिलर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिलर के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी है? साथियों सामाजिक समूह से जुड़ी है एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना दोस्तों। 1, 2 और 3 दोस्तों। 4 आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए 106 देखिए, सामाजिक संगठन एक सामाजिक समूह, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। आंध्र समूह एक्शन सेट के साथ किसका नाम जुड़ा है दोस्तों? आंध्र समूह एक्शन सेट के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो ये एसी मेयर के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ दोस्तों? एसी मेयर के साथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का निर्णायक है दोस्तों? सामाजिक संरचना का निर्णायक है साथियों परिस्थिति एवं भूमिका पुंज। दोस्तों कौन है? परिस्थिति एवं भूमिका पुंज दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109 देखिए, 109 में निम्न संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है दोस्तों? निम्न संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? तो साथियों एक औद्योगिक संगठन है। कौन है? औद्योगिक संगठन आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है दोस्तों? द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक जो है कूपर है दोस्तों। कौन है? कूपर। चलिए 111 देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्व को उत्पादित करता है? मानव व्यक्तित्व को उत्पादित करता है दोस्तों। ये पार्सन्स का कथन। किनका है? पार्सन्स का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 112 है कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है? तो साथियों इरावती कर्वे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? इरावती कर्वे द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 113 दोस्तों, किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया था दोस्तों? तो डेनियल वार्नर के द्वारा दोस्तों। किसने किया था? 3 भागों में मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया था। डेनियल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 114 देखिए, यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक शारीरिक श्रमिक में विभाजित है दोस्तों? तो यह है डाहर डार्फ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डाहर डार्फ के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ग व्यवस्था एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने याकी सिटी कहा, किसने किया था दोस्तों? ये किया था वार्नर दोस्तों। कौन किया था? वार्नर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेवर की भाषा में एक व्यक्तित्व की वर्ग परिस्थिति की मूल रूप होती है। बेवर की भाषा में एक व्यक्तित्व की वर्ग परिस्थिति मूल रूप में होती है उसकी बाजार परिस्थिति होती है। क्या होती है? बाजार परिस्थिति दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 117 में है, निम्न में से किस एक विचार का उपयोग अंतःक्रियावादियों द्वारा भूमिका की अवधारणा के लिए भी किया गया दोस्तों? ये आपको हो जाएगा आपसी वार्ता दोस्तों। आपसी वार्ता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का संबंध होता है दोस्तों? ये मानता है मार्क्सवादी दोस्तों। फिर से देखिए, कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का संबंध होता है? तो मार्क्सवादी द्वारा दोस्तों। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषमरूपी अथवा असमान हो गया है? डेरेनडॉर्फ का कथन है। किसका है दोस्तों? डेरेनडॉर्फ का। चलिए 120 देखिए, कौन सा कथन सांस्कृतिकरण के लिए सही है दोस्तों? संस्कृतिकरण के लिए सही है। यह स्थितिकीय परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों? स्थितिकीय परिवर्तन की एक प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पश्चात समाज की वर्ग संरचना रीढ़ की हड्डी कौन मानता है दोस्तों? व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पश्चात समाज की वर्ग संरचना रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? तो दोस्तों फ्रैंक पार्किन। कौन मानता है दोस्तों? फ्रैंक पार्किन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्त्रीकरण
मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संतुति करते हैं। तो दोस्तों ट्यूमिन ने, किसने दिया था? ट्यूमिन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरडक ने यह मत प्रस्तुत किया, परिवार सभी समाजों में 4 मूलभूत प्रकारों का संपन्न करता है, निम्नलिखित में कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये आपका मनोवैज्ञानिक सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। और जो सम्मिलित है यौनगत, आर्थिक, शैक्षिक और शैक्षणिक प्रकार दोस्तों, 4 प्रकार है शामिल दोस्तों। यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साथियों, आपका मार्क्स के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा हो जाएगा? मार्क्स के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपका सेट कंप्लीट हुआ।